नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे। एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण में संधि चैप्टर शुरू किया था। संधि में हमने पहली स्वर संधि, उसका पहला भेद दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ ली थी। उसको अच्छी तरह से हमने जाना था कि क्या नियम होते हैं, उसके कैसे उदाहरण सॉल्व किए जाते हैं। अब दूसरा भेद आता है गुण स्वर, यानी स्वर का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि जो है वह ये कहती है यदि ए या आ के बाद, किसके बाद? ए या आ के बाद ई या ई आती है। ए या आ के बाद ई या ई आती है तो इसके स्थान पर ए एकादेश हो जाता है। एकादेश मतलब इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। इसी प्रकार से यदि ए या आ के बाद उ या उ आता है, यानी प्लस से पहले इनमें से कोई एक स्वर होगा और प्लस के बाद इनमें से कोई एक स्वर होगा, ऐसी स्थिति में इसको ओ एकादेश होता है। क्या एकादेश होगा? ओ एकादेश होता है। इसी प्रकार से यदि ए या आ के बाद री आए, क्या आए? री आए। ए या आ के बाद में री आए तो इनको अर एकादेश होता है। क्या आदेश होगा? अर एकादेश होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें किसकी मात्रा मिलती है? ए की। इसमें ओ की मात्रा मिलती है। इसमें ऊपर रै मिलेगा, ऊपर रै मिलेगा, यानी शिरोरेखा से ऊपर रै होता है। तो इसको हम परिभाषित करें तो किस प्रकार से होगा? इसकी परिभाषा बनती है यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई या ई आए, उ या उ आए या री आए तो क्रमशः ई के स्थान पर ए तथा उ के स्थान पर ओ एवं री के स्थान पर अर एकादेश होता है। अर एकादेश होता है। एकादेश मतलब दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। दोनों कौन से? प्लस से पहले जो स्वर आया और प्लस के बाद में जो स्वर आया है, उन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। इस प्रकार से यदि हम कह सकें, मेरे जैसे कमजोर भी बहुत से बच्चे हैं, तो वो जब संधि पद में ये मात्राएं मिलती हैं तो लगभग उसे आइडिया लगा लेना चाहिए कि यहाँ पर गुण संधि है, बशर्ते कि जब हम उसे पृथक करते हैं तो दोनों का अर्थ निकलता है। यदि अर्थ निकलता है तो वहाँ पर सटीक ये गुण संधि होगी, और यदि अर्थ नहीं निकलता है इसका मतलब आपका जवाब गलत होगा। ये कन्फर्म हो जाते हैं। अब आइए इसके उदाहरण देखते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। यदि ए या आ के बाद ई आता है तो ए आदेश होता है। यदि ए आ के बाद में उ आता है तो ओ आदेश होता है। यदि ए आ के बाद में री आता है तो उसे अर आदेश होता है। अर में आदेश क्या होगा?
ऊपर वाला रे। ध्यान रखना, ये इसके कई रूप होते हैं, आपने देखे भी होंगे, पहले वर्णों में पढ़े भी होंगे, जिन्हें हम कहते हैं रेफ। क्या कहा जाता है? रेफ कहा जाता है। रेफ किसे कहते हैं? रे के विविध रूप। रे के विविध रूप रेफ कहलाते हैं। जैसे आप देखते हैं कभी मात्रा इस प्रकार से लग जाती है, कभी मात्रा इस प्रकार से लग जाती है, तो कभी मात्रा इस प्रकार से लग जाती है। तो ये सारी मात्राएं क्या हैं? रेफ कहलाती हैं। अब देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऊपर नीचे वाली क्या कंडीशन होती है, यानी मात्रा ऊपर हो, रे की मात्रा ऊपर हो तो कैसे बोला जाएगा, उच्चारण कैसे होगा, और मात्रा नीचे हो तो उसका उच्चारण कैसे होगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, क्रम, आगे आ रहा है कार्म, और आगे आ रहा है ड्रम, और एक और जो स्वर में आता है क्रिम। यहां पर देखिए, इसमें अंतर देख लीजिए। अब यहां पर देखिए, रे जो आ रहा है वो रे नीचे है, कै ऊपर है और रे नीचे है, तो पूरा कौन सा वर्ण होगा? पूरा वर्ण होगा नीचे वाला वर्ण। अभी बताया था ना कल परसों की वीडियो में आपको कि यदि कोई मेहमान हमारे घर में आ जाए तो हम उसको बैठने के लिए स्थान देते हैं, अपने सीट छोड़ देते हैं, उसको अपनी सीट पे बैठाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सम्मान करते हैं हम, सम्मान के लिए। तो क्या वह उस घर का मालिक बन जाता है? कभी नहीं बनता। बड़ा तो कौन रहेगा? घर का मालिक ही रहेगा। उसी प्रकार से ये आगमित है, कै इसके पास में आया है तो ये छोटा ही है, ये आधा होगा, और पूरा कौन सा होगा? नीचे वाला वर्ण। जो आधा वर्ण होता है उसकी ध्वनि मुख के अंदर ही नष्ट हो जाती है। तो पूरा वर्ण जो होगा उसकी ध्वनि बाद में उच्चारित होगी, जिस वर्ण के साथ में वह जुड़ा हुआ है उसके बाद, और ऊपर लगा हुआ है तो उसकी पहले ध्वनि उच्चारित होगी। तो यह कै के साथ में जुड़ा हुआ है तो कै आधा है, कै की ध्वनि मुख के अंदर ही खत्म हो जाएगी, पूरी ध्वनि किसकी निकलती है? रे की। क्रम, क्या बोला जाएगा इसे? क्रम। अब ये देखिए, ऊपर रे है, ऊपर रे है तो ये आधा है, और इसकी ध्वनि कहाँ बोलेगी? यहां आकर, यानी मैं से पहले इसकी ध्वनि बोलेगी। कार्म, क्या बोला जाएगा इसको? कार्म। यहां पर देखिए, ये है ड, अब इसे आधा करते हैं तब क्या करते हैं? हलंत लगाते हैं, हलंत लगाते हैं ना। अब इसमें रे मिलाएंगे तो यहां ये रे लग जाएगा, इस प्रकार से ड्र बन जाता है। अब इसका उच्चारण करते हैं तो ये तो आधा है और ये रे पूरा है, तो उच्चारण क्या होगा? ड्रम। जैसे क्रम, उसी प्रकार से ड्रम। अब ये नीचे देखें तो ये री की ध्वनि है, ये मात्रा किसकी है? री की मात्रा है, तो री उच्चारण इसमें आना चाहिए। तो ये क्या बोला जाएगा? क्रिम। क्या बोला जाएगा? क्रिम। इस प्रकार से ये रेफ हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। आइए अब इसके उदाहरण देखते हैं गुण संधि के। गुण संधि का नियम हमने जान लिया है, रेफ क्या होता है ये भी जान लिया है, पहले भी हालांकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दोहरान कर लिया है। अब इसके उदाहरण देखेंगे, ये उदाहरण क्या है, कैसे आते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे रमा प्लस ईश, अभी हमने नियम पढ़ा था, नियम में बताया था आपको ए आ के बाद में ई आता है तो ए आदेश होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है अंत में? आ, और यहाँ क्या आ रहा है? ई। तो आ प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए। तो दोनों के स्थान पर ए बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? रमेश। क्या बन जाएगा? रमेश। इसी प्रकार से परम प्लस ईश्वर, यहां देखिए परम प्लस ईश्वर, यहां क्या है? अंत में कौन सा स्वर आ रहा है? ए। आगे ईश्वर में प्रारंभ में कौन सा स्वर है? ई। तो यहां ए प्लस ई मिलकर क्या बनाएगा? ए। तो ये क्या बन जाएगा? परमेश्वर। क्या बनेगा? परमेश्वर। इसी प्रकार से और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे
राजा प्लस ईश, राजा प्लस ईश। यहां पर क्या है, आ प्लस ई, तो क्या बन जाएगा ए, और ये बन जाएगा राजेश। इसी प्रकार से गज प्लस इंद्र, गज प्लस इंद्र, यहां पर देखिए ए और यहां ई, तो क्या बनेगा ए, ये क्या हो जाएगा गजेंद्र। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं हम अपन, स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा, तो यहां पर ए और ई दोनों मिलकर ए बनाएंगे, तो ये बनेगा स्वेच्छा। क्या बनेगा स्वेच्छा। समझ में आ रहा है आपको। और उदाहरण देखते हैं, ये तो ई के उदाहरण हैं जिसे ए आदेश होते हैं। हम दूसरा उदाहरण ओ का देखते हैं, जैसे पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, यहां पर क्या है ए और यहां उ, ए प्लस उ मिलकर क्या बनाते हैं ओ बना देते हैं, और ये क्या बन जाएगा परोपकार। क्या बनेगा परोपकार। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं, परय प्लस उक्त, परय प्लस उक्त, यहां पर प्र र में ए है और यहां उ, तो क्या बनेगा ओ, और ये बन जाएगा प्रोक्त। क्या बनेगा प्रोक्त। इसी प्रकार से और देखते हैं, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, तो यहां पर देखिए आ रहा है और यहां क्या आ रहा है उ, आ प्लस उ मिलकर क्या बनाएगा ओ, और ये बन जाएगा महोदय। समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार से ऊपर प्लस उक्त, ऊपर प्लस उक्त, यहां ए यहां उ, ए और उ ओ बनता है, और ये बन जाएगा उपरोक्त। क्या बनेगा उपरोक्त। तो समझ में आ रहा होगा आपको किस प्रकार से ये बनाया जाता है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे री का उदाहरण है, जैसे री के उदाहरण में हम देखेंगे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, यहां क्या है आ, यहां क्या है री, आ के बाद री आ रही है, तो क्या हो जाएगा अर आदेश हो जाएगा, तो ये बन जाएगा महर्षि। क्या बनेगा महर्षि। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं, उत्तम प्लस ऋण, उत्तम प्लस ऋण, तो यहां पर देखिए क्या है ए और यहां री, तो अर आदेश हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा उत्तम ऋण, उत्तम ऋण। इसी प्रकार से शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है ए और आगे री, तो अर हो जाएगा, क्या बन जाएगा शीत ऋतु, शीत ऋतु। समझ में आ रहा है आपको। इस प्रकार से यहां पर कौन सी संधि होगी गुण संधि होगी। अच्छी प्रकार से देख लेना, यहां कौन सी संधि होगी गुण संधि होगी। आपको मैंने ये बताया था कि इसमें मात्राएं मिलती हैं। देखिए यहां पर ये मात्रा आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, एक ही मात्रा आ रही है ना, टुकड़े भी यहीं से होंगे। ए आ रहा है तो पहले आप ए आ मिलाएंगे उसमें और बाद में ई मिलेगी। यदि ओ आ रहा है तो पहले ए आ और बाद में उ। यदि ऊपर र आ रहा है तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर री मिलेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब नंबर 3 का भेद देखते हैं। तीसरा भेद, 2 भेद पढ़ लिए अपन ने, कौन कौन से पढ़े हैं दीर्घ गुण। अब तीसरा भेद है स्वर संधि का, वो है यण। कौन सी संधि है यण संधि। यण संधि, बहुत से उदाहरण यण संधि के बारे में पूछे जाते हैं। लगभग एक उदाहरण तो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। 1 या 2 उदाहरण इस संधि के पूछे जाते हैं। यदि नियम अच्छी प्रकार से आप इसका समझ गए तो ये मान लीजिए कि यण संधि में आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी।
जहाँ भी जिधर भी नज़र जाती है उस तरफ आप देख लें कि उससे जुड़ा हुआ जो उदाहरण है उस उदाहरण का टुकड़ा करके हम देखें तो स्वभावतः है हम उसको पहचान लेंगे कि यहाँ पर संधि होगी कौन सी, यण संधि। यण संधि कहाँ होती है, हम इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि ई उ री, क्या रहा है, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ई को य, ऊ को व तथा री को र आदेश हो जाता है। ये नियम क्या कहता है, देखना एक बार, क्या रहा है, ई के बाद क्या आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। असमान स्वर का मतलब है ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, चाहे वह लघु हो या ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ये नहीं आना चाहिए। और कोई भी स्वर आ सकता है। स्वर कितने होते हैं पता है आपको, वर्णों में पढ़े थे, बता सकते हैं कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। उन 11 स्वरों में से ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो वहां पर यह नियम सटीक बैठेगा। ऐसी स्थिति में इसको क्या आदेश होगा, ई को यह आदेश होगा। इसी प्रकार से यदि ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ को व आदेश होगा। क्या आदेश होगा, व। और यदि री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या आदेश होगा, र आदेश होगा। इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, ध्यान रखना। इनको, इन दो को हम जोड़ लेते हैं, ये तो रेफ में आ ही जाता है। इन दो को हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, आधे स्वर। क्यों कहते हैं, इस यण संधि के कारण से कहते हैं। ये स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। एक नियम और, यदि इस प्रकार से भी हमें नहीं समझ में आया तो ध्यान रखना, य व र से पूर्व आधा वर्ण होगा, आधा वर्ण होगा। किससे पहले, य व र से पूर्व आधा वर्ण होगा निश्चित रूप से, तो वहां पर यह लगभग यण संधि होती है। और जब टुकड़े करें तो दोनों का अर्थ निकले तो वहां तो कन्फर्म आप मानिए वहां कौन सी संधि होगी, यण संधि ही होगी। संधि पद में ऐसा होना चाहिए, यानी जहां पर संधि पद आया है ना, उस संधि पद में य व र से पहले आधा वर्ण मिलेगा, निश्चित है मिलेगा। तो ये तो कन्फर्म मान लीजिए वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, बशर्ते कि टुकड़े करने पर अर्थ होना चाहिए, अन्यथा नहीं होगी। कई बार आपने देखा, वो स्वेच्छा भी देखा होगा ना आपने, स्वेच्छा, वहां पर आप संधि विच्छेद करने बैठेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां तो गुण संधि है। इस बात का ध्यान रखना। अब आइए इसके उदाहरण देखते हैं, समझ में आया होगा नियम। ई के बाद, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो य व र आदेश होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब इसके उदाहरण देखेंगे अपन। देखिए, जैसे प्रति प्लस 1,
प्रति प्लस 1। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ई आ रहा है, अंत में स्वर ई आ रहा है ना, आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। समान स्वर तो नहीं है ना, समान नहीं है, असमान है। तो ऐसी स्थिति में इस ई को हमें क्या आदेश कर देना है, ई को आदेश करना है यह। तो देखिए प्रत्यय आधा हो गया, क्यों, ई गायब हो गई, ई को क्या आदेश हो गया है, यह आदेश हो गया। यह हमारे पास हलंत था, हलंत आदेश हुआ था ना, तो क्या करेंगे, आगे स्वर आ रहा है तो इसकी मात्रा लग जाएगी, ये पूरा बन जाएगा, ये लो पूरा हो गया। आगे क्या पहले से पूरा है ही, क्या शब्द बन गया, प्रत्येक। क्या बन गया, प्रत्येक। तो ध्यान रखें, यहां पर देखिए मैंने नियम भी बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यह से पहले तय पूरा है ना, पूरा है ना, नहीं आधा है। ध्यान दीजिए इधर, आधा व्यंजन आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है, और टुकड़े करते हैं तो अर्थ भी निकल रहा है। इसका मतलब यहां पर कौन सी संधि है, यण संधि है। इसी प्रकार से यहां देखिए बहुत बार परीक्षा में ये उदाहरण पूछा जाता है और 90% बच्चे गलत करके आते हैं, यदि प्लस अपि। इस उदाहरण को 90% बच्चे गलत करके आते हैं। कारण क्या है, वह कारण आपको मैं बताऊंगा। देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ई, यहां क्या आ रहा है, ए समान हो गए ना, तो ई को क्या आदेश होगा, यह द आधा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको ई को यह आदेश हो गया। ये लो आगे क्या है, अपि, ए इसमें मिल जाएगा, पूरा हो गया, यह आगे पी, यद्यपि, ऐसे बनेगा। और लिखा हुआ हमें क्या मिलता है, वो लिखा हुआ मिलता है, आप आइडिया लगाते हैं, गुरुजी ने तो बताया था कि आधा वर्ण मिलेगा, यहां तो आधा है ही नहीं, तो यहां और ही कोई आप संधि कर बैठते हैं, यद प्लस अपि, यद्य प्लस अपि, इस प्रकार से आप कर बैठते हैं, जो गलत होता है। तो यहां पर देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अतिथि देवो भवः है, ये देखिए ये द और उसके नीचे यह, तो ऊपर वाला कौन सा होगा, आधा या पूरा, आधा होगा। ये आधा है और ये पूरा है, तो यह से पहले आधा हुआ कि नहीं, है ना, तो यहां पर इस प्रकार से लिख लीजिए, चाहे इस प्रकार से लिख लीजिए, दोनों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। तो जब टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, यदि प्लस अपि। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं, जैसे नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, ई, और यहां ऊ, तो क्या आदेश हो जाएगा, ई को ये बन जाएगा न्यून। क्या बन जाएगा, न्यून। अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष, ई के बाद ए समान है, तो यह आदेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अध्यक्ष। इसी प्रकार से अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन, तो क्या बनेगा, ई को यह, क्या बन जाएगा, अध्ययन। अब कई बार क्या करते हैं बच्चे, इसमें से एक यह तो लगा देते हैं और एक खा जाते हैं, जैसे भूख लगी हुई हो, सुबह खाना नहीं खा के आते, भूख लगी होती है तो आप खा जाते हो, तो ऐसा नहीं है, इसमें दोनों आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ संधि हुई है, तो संधि के कारण से यह आदेश हुआ है, यण संधि के कारण ई को यह हुआ है, तो डबल आएंगे, तो क्या बन जाएगा, अध्ययन। समझ में आया आपको यह वाला। अब वह वाला देखते हैं, जैसे मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि, यहां पर क्या है, उ, यहां क्या है, ए समान हो गया ना, तो उ को क्या होगा, वह हो जाएगा, और ये बन जाएगा मध्वरी। क्या बनेगा, मध्वरी। इसी प्रकार से वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन, तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, उ,
गुरु है यानी दीर्घ है, बाद में आ, ऊ के बाद आ असमान, तो ऊ को क्या हो जाएगा व, और ये बन जाएगा वधुआगमन, वधुआगमन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार से और लेते हैं, जैसे अनु प्लस एक क्षण, अनु प्लस एक क्षण, तो यहाँ ऊ आगे ए असमान, तो ऊ को व, अन्वेक्षण। अनु प्लस अय, अनु प्लस अय क्या बन जाएगा अन्वय, क्या बन जाएगा अन्वय। तो समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरह से। और लेते हैं, री वाला उदाहरण लेते हैं, जैसे मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश, यहाँ री आ रहा है आगे आ, तो क्या बन जाएगा मात्रादेश। अब इसमें आधा ढूंढेंगे कैसे, ये तो देखो तय है, ठीक है, और इसमें ये नीचे लगा हुआ ये क्या है र है, और यहाँ आ गया, तो तय आधा और र पूरा है। ठीक है, इसी प्रकार से पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, यहाँ पर क्या है री, आगे आ रहा है आ, तो री के स्थान पर हमें क्या कर देना है र, और ये बन जाएगा पित्राज्ञा। तो इस प्रकार से ये यण संधि है। बच्चों समझ में आया होगा आपको शायद यण संधि क्या होती है। अब तीसरा हम देखते हैं आज का, यण के बाद आती है अयादि। कौन सी है, अयादि संधि है। अयादि संधि किसे कहते हैं, इसका जस्ट उल्टा है। जैसे अपन ने ये पढ़ा था ना, य व र से पहले आधा वर्ण, इसमें पूरा वर्ण आएगा, य व से पहले पूरा वर्ण आएगा। चौथा भेद आ गया अयादि संधि। अयादि स्वर संधि, अय आदि नाम ही पता चल रहा है, अय आदि, अय आदि आदेश होते हैं इसमें। तो ये संधि क्या कहती है, यदि यदि ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए, स्वर आए तो ए को आए, ऐ को आए, ओ को आओ, तथा औ को आव आदेश होता है। आव आदेश होता है। क्या आदेश होता है, आव। इस प्रकार से यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हम दूसरे तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। कैसे, जैसे हमने पहले पढ़ा है, ये क्या कहता है, ए आई ओ और औ के बाद क्या है, कोई स्वर आए। कोई, चाहे ए के बाद ए ही क्यों ना आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि पहले तो अपन ने क्या पढ़ा था, असमान स्वर पढ़ा था, लेकिन इसमें असमान या समान की कोई बात ही नहीं है। कोई भी स्वर आए, 11 स्वर जो दे रखे हैं, 11 में से कोई सा भी स्वर आ सकता है। स्वर आए तो एक को क्या हो जाएगा, अय आदेश होगा, एक को अय आदेश होगा, ऐ को आय आदेश होगा। केवल इनको आदेश होता है, ये स्वर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ध्यान रखना। ओ को
अव आदेश होगा और औ को आव आदेश होगा। क्या आदेश होगा? आव आदेश होगा। इस बात का ध्यान रखें। और यदि ऐसे नहीं समझ में आता है तो ये भी ध्यान रखें कि यह वै से पूर्व संधि पद में क्या होगा? पूर्ण या पूरा वर्ण होगा। तो वहां आप कौन सी संधि कर सकते हैं? अयादि संधि कर सकते हैं। टुकड़ा करने पर उसका अर्थ निकलना चाहिए, निश्चित है। तो वहां पर संधि हो जाएगी अयादि संधि। तो आइए अब इसके उदाहरण देखते हैं। समझ में आया होगा? ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए को ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव आदेश होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे ने प्लस अनम, ने प्लस अन, यहाँ पर ने और यहाँ अन, ए के बाद ए आ रहा है, ए के बाद ए आ रहा है तो स्वर आ रहा है ना, तो ए को अय आदेश हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नयन। क्या बनेगा? नयन। अय, अय में ए था वो तो न में मिल गया, यह आधा था इसलिए इसमें ये ए मिल गया तो यह पूरा हो गया, ये बन गया नयन। चे प्लस अन, बताओ क्या बनेगा? चयन। क्या बनेगा? चयन। इसी प्रकार से से प्लस अन, शे प्लस अन तो क्या बनेगा? शयन। और देखिए पो प्लस अन, पो प्लस अन, ओ के बाद ए आ रहा है, ओ के बाद ए आ रहा है तो ओ को अवादेश हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? पावन। क्या बनेगा? पावन। इसी प्रकार से भो प्लस अन, भो प्लस अन तो क्या बनेगा? भावन। ओ को अवादेश हो जाएगा। इसी प्रकार से पौ प्लस अक, औ है, औ के बाद में ए आ रहा है, स्वर आ रहा है तो ओ को औ को क्या आदेश हो जाएगा? आव, तो ये बन जाएगा पावक। इसी प्रकार से धौ प्लस अक, धौ प्लस अक, औ है तो आव हो जाएगा, ये बन जाएगा धावक, बन जाएगा धावक। इसी प्रकार से नई प्लस अक, नई प्लस अक तो क्या बनेगा? ऐ को आय आदेश हो जाएगा और ये बन जाएगा नायक। क्या बनेगा? नायक। इसी प्रकार से नौ प्लस इक, क्या बनाओगे? नाविक। समझ में आया होगा आपको अयादि संधि किस प्रकार की होती है। अयादि संधि उदाहरण किस प्रकार से हम खोज सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर य, इनसे पहले पूरा वर्ण आ रहा है ना, पूरा आ रहा है। इसी प्रकार से वह, इनसे पहले भी पूरा वर्ण आ रहा है, तो वहाँ पर अपन कंफर्म हो जाते हैं कि कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। स्वर संधि का अंतिम भेद और देख लेते हैं इसमें, और वो है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, वृद्धि यानी वृद्धि बढ़ रही है। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए या आई आए तथा ओ या
औ आए तो ए ऐ को ऐ आदेश तथा ओ औ को औ आदेश होता है। क्या होता है? एक का आदेश होता है, यानी दोनों के स्थान पर एक का आदेश होगा। इसको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो क्या होगा? ऐ आदेश होगा। ए या आ के बाद ओ या औ आए तो औ आदेश होगा। ठीक है, इसमें डबल मात्रा मिलेगी ऐ की, इसमें औ की डबल मात्रा मिलेगी। वहाँ निसंकोच होकर हम वृद्धि संधि कर सकते हैं। उदाहरण देखें, इसका समझ में आया होगा आपको नियम। उदाहरण देखते हैं। जैसे यथा प्लस ऐक्य, यथा प्लस ऐक्य तो क्या हो जाएगा? यथेक्य। एक वाई हो जाएगा ना। तथा प्लस एव, आ के बाद ए तो ऐ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? तथेव। सदा प्लस एव क्या बन जाएगा? सदैव। इसी प्रकार से परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि ए के बाद औ क्या हो जाएगा? परमौषधि। वन प्लस औषधि क्या हो जाएगा? वनौषधि। परम प्लस औदार्य क्या बन जाएगा? परमौदार्य। समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। ये होती है वृद्धि संधि। कुछ उदाहरण दिए हैं। अधिक प्रैक्टिस के लिए बार बार आपकी बुक में आ रहे जो उदाहरण हैं, शब्द आ रहे हैं, उनमें आप जितनी बार आप संधि ढूंढने का प्रयास करेंगे उतने ही आपको संधि अधिक स्पष्ट हो सकेगी। आपके एक चैप्टर में ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 से 30 उदाहरण आपको संधि चैप्टर के मिल जाएंगे, संधि के मिल जाएंगे। उनको छांटिए, उनका संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद फिर चेक कीजिए कि आपने किया है वो सही है या गलत है। अच्छी तरह से उसको ध्यान दीजिए। फिर जितना अभ्यास आप करें, जैसे गणित में अभ्यास करते हैं ना, वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है जब बार बार अभ्यास किया जाए। तो उसी प्रकार से संधि को सीखने के लिए आप क्या करेंगे? बार बार अभ्यास करेंगे। आपके चैप्टर में, आपके बुक में दिए गए उदाहरण हैं, उनको अधिक से अधिक आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी संधि क्लियर हो जाएगी। ये थी आपकी स्वर संधि। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, आप देखेंगे हल संधि। धन्यवाद।